Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And this is the lecture number 33, and we are discussing the ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इन नेपाल। नेपाल को किस प्रकार से ब्रिटिश का द्वारा कन्क्वेस्ट करता है, हम लोग उसको समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश का द्वारा धीरे धीरे करके सब इंडिया को उनको कैप्चर करता है और हिल्स रीजन्स को किस प्रकार से उन्होंने कैप्चर करता है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम लोग नेपाल के बारे में बात करते हैं, और लास्ट क्लास हमने पूरा मराठा एम्पायर और ओरिजिन से लेके डिक्लाइन तक हम लोग ने डिस्कस किया, और आज से हम लोग नेपाल ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इन नेपाल उसको आज हम लोग पढ़ेगा। और आने वाला लेक्चर्स को जितने भी हिल्स स्टेट है, हिल्स एरिया है, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो हिल्स स्टेट है, उनको किस प्रकार से ब्रिटिश का द्वारा कन्क्वेस्ट करता है, हम लोग उसको भी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेगा। ठीक है। तो नेपाल का जो फेज 1 में हम लोग देखते हैं कि नेपाल जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, और उसमें एक आपका जो है माला डायनास्टी जो रूल कर रहा था नेपाल स्टेट में। और उसमें आपका जो जो माला डायनास्टी से आपका रंजीत माला करके एक किंग हुआ करता था, जो नेपाल स्टेट को रूल कर रहा था। तो ये आपका उनका भी ये मूर्ति है, स्टैचू है जो रंजीत माला का। तो कहते हैं कि ये जो नेपाल स्टेट है, इट वाज द इंडिपेंडेंट स्टेट। और जब ये आपका नेपाल स्टेट जो है जो अपना एरिया को जब एक्सपेंशन करता है, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का साथ में कन्फ्लिक्ट होता है। द नेपाल जो ओरिजिन कहाँ से, नेपाल इज द बिलोंग फ्रॉम द हिल्स स्टेट एंड हिल्स एरिया से बिलोंग करता है। वो हिल्स एरिया से मैंने बता दिया। और नेपाल जो यहाँ में आपका हिल्स एरिया में, इट इज़ द नाइबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया एज नाउ। उसका बाद जब नेपाल जो है अपना आपको रूल कर रहा था, तो अपना जो स्टेट को, अपना एरिया को क्या करता है, वो एक्सपांड करने के लिए है। जब नीचे का प्लेन का ऊपर नीचे में आता है, प्लेन का तरफ में आता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्लेन जगह में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्लिक्ट लग जाता है। और जब 1801 तक आते आते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आया है, जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है, लॉर्ड वेलेस्ली का साथ इंटरवेंशंस होता है, और लॉर्ड वेलेस्ली ने इंटरवेंस करता है गोरखपुर रीजन्स में। दोनों का इंटरवेंशन शुरू होता है, हॉस्टिलिटी, और हॉस्टिलिटी उनका कारण से काफ़ी बढ़ जाता है। और ये लॉर्ड वेलेस्ली का द्वारा कहीं ना कहीं जो नेपाल स्टेट है, जो नेपाल का स्टेट है, उनको कहीं ना कहीं बफर स्टेट बनाने के लिए दोनों का आपस में झगड़ा चलता है। और वो झगड़ा जो आपका बाय 1813 टू 1814 तक जो जो हॉस्टिलिटीज इंक्रीजिंग। और गोरखा में, उसमें आपका नेपाल में एक गोरखा एक कम्युनिटीज होता है, जो गोरखा ट्राइब जो है, वो जो आपका जब लॉस वेलेस्ली उनको इंटरवेंशंस करता है, उन लोगों को भी पसंद नहीं आता है। जब उन लोगों को भी पसंद नहीं आता है, तो गोरखा जो जो कम्युनिटी से जो आपका जो नेपाल लोग हैं, वो लोग आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक करता है। कहाँ पे है ये, बोटवल और शिवराज में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पुलिस स्टेशन होता है, तो उनको अटैक करता है। जब वो अटैक करता है, तो आपस में फाइट चलता है, जो वार होता है। और उसी वार में कहीं ना कहीं द लॉर्ड हास्टिंग जो है कि आपका जो गवर्नर जनरल था, और वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नेपाल को भी डिफीट कर पाता है। और जब नेपाल को डिफीट करता है, तो कहते हैं कि आप अभी साइन करो, ये प्लेन कागज में साइन करना है, तो लेट्स डू ट्रीटी। तो उसका कारण से 1816 तक आते आते ट्रीटी ऑफ सागोली वॉज साइन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल। जो ये सागोली में साइन होता है, जो सागोली का ट्रीटी साइन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंस। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं नेपाल को भी अपना अंदर में लाता है, अपना कन्क्वेस्ट हो जाता है, उनको भी सब्जुगेट लिया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो आपका ट्रीटी ऑफ सागोली का कारण बहुत सारा कुछ कुछ
ऐसा पॉइंट जो है वो लोग अपना तरफ में ले लिया है, तो उसका कारण से नेपाली ऑटोमेटिकली अपना अंदर में आना पड़ता है। और ये ट्रीटी ऑफ सागोली क्या है और उसको क्या क्या साइन हुआ है हम लोग देखते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सागोली में, एज पर द ट्रीटी ऑफ सागोली में क्या क्या साइन होता है हम लोग उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोला गया नेपाल एक्सेप्ट ए ब्रिटिश रेसिडेंस। बोला गया है कि नेपाल का जो स्टेट है वो ब्रिटिश का रेसिडेंस का मतलब है कि आप नेपाल जो है ब्रिटिश का साथ में अटैच करके बैठेगा और यहाँ कोई वार नहीं करेगा, तो अपना जो ब्रिटिश का अंदर में रह जाता है। और कहते हैं कि जो नेपाल सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं और भी बहुत सारा जो तराई रीजन्स है जो बहुत फर्टाइल्स एरिया है, तो उन जितने भी जो एरिया को ये गढ़वाल है, कुमाऊं है और ये तराई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का द्वारा लिया जाता है। उसके बाद नेपाल जो है अपना जो सिक्किम्स को भी विड्रॉ करता है और उनमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का द्वारा काफ़ी एडवांटेज लेता है। और उसमें ब्रिटिश का क्या क्या एडवांटेज है, ब्रिटिश एम्पायर नाउ रिच इन हिमालयन रीजन्स। आपका जो ब्रिटिश का द्वारा ये जो हिमालयन रीजन्स जो है, जो फर्टाइल एरियाज होता है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से जो होता है, और ये प्लेन रीजन्स में जब पानी आता है तो ये जगह लोग काफ़ी फर्टाइल्स हुआ करता था, तो वो लोग हिमालयन रीजन तक पहुंच जाता है। एंड इट्स गोट बेटर फैसिलिटी फॉर द ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया। जब नेपाल को, आपको अगर जानकारी होगा, आज मैंने मैप लेके नहीं आया है, जानकारी होगा, नेपाल जो है जो आप एशिया का जो सेंट्रल पॉइंट में है, वहाँ से जहाँ से कनेक्ट होता है आपका जो चाइना और उसका जो आसपास एरिया को, भूटान, ये सबको काफ़ी कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो इस सेंट्रल एशिया को ट्रेड करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट होता है। इट्स एक्वायर साइट फॉर द हिल स्टेशंस सच ए शिमला, मसूरी, नैनीताल, जो उन एरिया को भी ब्रिटिश का द्वारा उनको एक्वायर किया जाता है, उनको ले लिया जाता है, उनको अपना अंदर में कंट्रोल किया जाता है। तो कहते हैं जब ये ट्रीटी ऑफ सागोली का द्वारा गोरखा का जो रेजिमेंट्स आर्मी है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाता है, और ये गोरखा रेजिमेंट का द्वारा काफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि गोरखा लोग काफ़ी, वो कहते हैं फिजिकल फिटनेस होता है उन लोगों का, जो फिजिकल फिटनेस होने का कारण वो लोग का रेजिमेंट जो काफ़ी पॉपुलर्स होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है। और ये रेजिमेंट को ये जो 1857 तक होता है, उसका आगे भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी उन एरिया को कैप्चर करने का बाद ये अपना आप को ये कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी लगाता है कि आपको ये गोरखा को अपना रेजिमेंट में भर्ती कर लेता है, और जो भी कुछ भी फाइट होगा ये गोरखा रेजिमेंट को पहले भेज देगा, और वहाँ से फाइट होगा और मरेगा, गोरखा ही मरेगा। और जितना भी उन्होंने क्रिएट किया है, महार रेजिमेंट भी उनको क्रिएट किया गया था, और जहाँ भी जाएगा वो लोग को आगे फ्रंट में वार में तेल देता है, आगे में बेच देता है, और जो भी मरता है हमारा इंडिया का ही लोग मर रहा होता है। इंडिया का आपस में ही फाइट करके, स्टेट टू स्टेट फाइट करके इंडिया का ही लोग आपस में मारामारी होके मरता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी वॉज यूज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड उनको ही हम लोग डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी भी कहते हैं। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी, उसको ही हम लोग कहते हैं डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी। तो ये जो जितना भी जो सब हैं, इट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज एक बाय द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया। तो उसी का कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया को
वेरी इजीली वो कॉलोनी बना पाता है। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हमारा जो नेपाल को किस प्रकार से उन्होंने कन्क्वेस्ट किया है, तो हम लोग उसको कम्प्लीटली देखा। एंड आने वाला लेक्चर्स में हम लोग और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट बुर्मा को किस प्रकार से कंप्लीट करता है, किस प्रकार से उनको सब्जुगेट करता है, कन्क्वेस्ट करता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स and click the bell icons so that we can get the new videos when I upload. So thank you so much and study well.